अंदर बस्तर के इलाके में पिछले 40 सालों से सरकार और जनता ना सरकार यानी कि माओवादियों के बीच एक जंग छिड़ी हुई है, जिसकी चर्चा कभी कभार ही दुनिया में की जाती है, वो भी तब जब बड़ी संख्या में नक्सली या बड़ी संख्या में पुलिस के जवान शहीद होते हैं। इसी माओवादी समस्या को लेकर बस्तर जंक्शन अक्सर ये कोशिश करता है कि माओवाद समस्या से जुड़ी हर पहलू की तफ्तीश करें, अपने दर्शकों तक वो जानकारियां पहुंचाएं। आज मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान हैं। ये वो मेहमान हैं जिन्होंने माओवाद संगठन में शीर्ष नेतृत्व की भूमिका अदा किए हैं। आज हम उन्हीं से विस्तार से चर्चा कर माओवाद संगठन के संगठनात्मक ढांचे, उनकी कार्यप्रणाली, उनकी रणनीति, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में हम बस्तर की बात करते हैं, बस्तर के ज्वलंत मुद्दों और आदिवासियों के साथ ही यहाँ की माओवाद समस्या पे भी चर्चा करते हैं। अगर आपको लगता है कि इन विषयों पे चर्चा की जानी चाहिए, इन विषयों पे बातें होनी चाहिए, तो आप हमारे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहरहाल मैं एक माओवादियों के शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहा था। दरअसल मेरे साथ माओवादियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर रहे जमपन्ना जी हैं। जमपन्ना जी सेंट्रल कमेटी मेंबर यानी कि माओवादियों का शीर्ष नेतृत्व, ये आत्मसमर्पण कर चुके हैं हालांकि, और इनसे मैं चर्चा करने के लिए हैदराबाद आया हूँ। जमपन्ना जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बस्तर जंक्शन में। अच्छा जमपन्ना जी, पहले तो ये बताइए, संगठन से नाता आपका कैसे जुड़ा या संगठन से आप कैसे कनेक्ट हुए? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आप कैसे उस विचारधारा से कनेक्ट हुए? मैं 1984 में सीपीएम पीपुल्स में शामिल हुआ। मैं वो समय मेरा पढ़ाई कंप्लीट करके अप्रेंटिसशिप भी कंप्लीट होने के बाद में मैं एक फैक्ट्री में, सेंट्रल गवर्नमेंट का फैक्ट्री है, उसमें काम कर रहे हैं। वो समय किस पोस्ट पे काम कर रहे थे? मैं वो उसमें वो सुपरवाइजर का काम है, वो प्राइवेट उसमें सुपरवाइजर, वो अप्रेंटिसशिप का काम है। वो संदर्भ में इधर सिटी में हैदराबाद में ज़्यादा वो समय रेडिकल्स का ये कार्यक्रम बहुत चलते थे। किसका? रेडिकल्स बोले तो ये स्टूडेंट्स पीपुल्स वार का स्टूडेंट्स यूनियन है। अच्छा, यूथ लीग भी है, रेडिकल्स नाम से यूथ लीग भी है। ज़्यादा ये शहर में उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो, सैफाबाद साइंस कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, ITA हो, अलग अलग कॉलेजों में ज़्यादा रेडिकल्स रहते थे। उसी समय में पीपुल्स वार का नेता कोंडापल्ली सीतारामन है, एक लीडर है। ये लीडर उनको हॉस्पिटल से पीपुल्स वार का लोग वो समय लेके गया। एक हेड कांस्टेबल को मार करके भी उनको लेके गया। वो समय ज़्यादा चर्चा हुआ। वो चर्चा के संदर्भ में ये विषय में मैं ये लोगों के कांटेक्ट में आ गया। ये विषय चर्चा करके बाद में मैं पीपुल्स वार में मैं 84 में मैं गया उस समय में। अच्छा। बाद में मैं उधर तो तेलंगाना में मैं पहले तेलंगाना में काम किया। तेलंगाना में पहले स्क्वाड मेंबर के रूप में काम किया, बाद में कमांडर और जिला कमेटी मेंबर, स्टेट कमेटी मेंबर, बाद में CC मेंबर में बन गया। ये मेरा कितने सालों तक आप संगठन में रहे और कब आपने संगठन को छोड़ दिया, आत्मसमर्पण किया? मैं 2017 दिसंबर में मैं आत्मसमर्पण किया। अच्छा, तो कितने साल आप संगठन में रहे? 1984 से मैं 2017 मतलब नियरली 35 ईयर्स काम किया। अभी 5 साल में आपको संगठन छोड़ दिया? हाँ, नियरली अभी 4 साल पार किया, 5 साल चल रहा। अच्छा, इस बीच किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिए या फिर रणनीति बनाने का काम किया? मतलब बड़ी घटना मतलब पुलिस के जवानों पे हमला करना या पॉलिटिकल लीडर्स पे हमला करना, इस तरह की वारदातों को आप अंजाम दिए हैं क्या? उसके वो अनुसार है तो मैं वो उसमें अलग अलग एक्शन में भी मैं सदस्य के रूप में है, कमांडर के रूप में है, पूरा अलग अलग बड़े एक्शन है, छोटे एक्शन है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा
पुलिस कैंप के ऊपर, नहीं तो आमबुश स्टेशन के ऊपर है, कैंप के ऊपर है, नहीं तो पुलिस आते समय भी मैं आमबुश रख करके भी ऐसा भी घटना हुआ। खुद मैं भी एनकाउंटर में, ज़्यादा एनकाउंटर में भी मैं शामिल है। मैं बार बार अनेक संदर्भ में बच गया, कभी भी कुछ भी चोट भी नहीं लगा। अच्छा, तो वो हजारों घटना है मेरा इतिहास में। संगठन में आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप संगठन से नाता तोड़ दिए? पूरी कहानी मतलब मैं उधर केंद्र कमेटी मेंबर से बात करके मैं रहने का परिस्थिति नहीं है, मैं बाहर जाता हूँ, मैं सरेंडर बोलते बोल करके मैं बताया, स्पष्ट रूप में बताया। बता करके वो बताने के बाद में भी किससे संपर्क करके जाना मतलब पॉलिटिकल लीडर्स बिना संपर्क से जाना नहीं जा सकते, सदस्य भी नहीं जा सकते। मेरा जैसा लीडर है तो जाना बोले तो वो एनकाउंटर में मर जाना ही है, कुछ नहीं है। इसलिए कुछ न कुछ पॉलिटिकल लीडर्स कुछ मेंटेन करना, पॉलिटिकल लीडर्स से जाना जरूरी होते हैं। इसलिए ये विषय वो उधर जो है केंद्र कमेटी मेंबर जो है वो लोगों से मैं बात करके मैं ये प्लान करके वो लोग जो बताया, नाम बताया, वो कैसा जाना है, सब विषय चर्चा करके इसी के अनुसार मैं बाहर आया। मैं व्हीकल में बैठने तक भी वो सदस्य लोग मेरा मदद के लिए है। मैं उधर खाना खा करके आते वक्त में भी 40 मेंबर से मैं पार्टी छोड़ने के समय भी मैं रोया, ज़्यादा रोया, खाना भी नहीं खाया, खाना प्लेट में रखा, एक तो ऐसा मुद्दा छोड़ ऐसा खा करके मैं छोड़ दिया, एक तो रोया। हाँ उतना ही खा करके रोया। वो लोग भी थोड़ा नाराज हो करके वो लोग भी बात करके नहीं जाना बोल करके, फिर बार बार केंद्र कमेटी मेंबर्स भी बात किया, नहीं जाना, रहो करके भी चर्चा करो। हम भी सब वो ठीक है तो हम भी कमेटी में मदद करेंगे बोल करके वो लोग खुद बताया। वो लोग मेरा से वो लोग अच्छा ही संबंधी रहते, खिलाफ नहीं है, सब मिलकर के काम किए ना, इसलिए वो लोग भी बताया। फिर भी मैं नहीं रह सकते, ये तो ये हल नहीं होते मेरा अंदाज में, होने में दिक्कत आते बोलते तो मैं बात करके आया। करके वो लोग सब मदद किया हमको। जहाँ अगर कुछ परिस्थिति कुछ न कुछ जाते वक्त में भी कुछ न कुछ फिर एनकाउंटर होता है, वो लोग भी स्टेटमेंट देने के लिए भी रेडी है। इस परिस्थिति में ये सब करके मैं बाहर आ गया। तो ये नक्सलाइट्स का पॉलिटिकल लीडर्स के साथ कनेक्शन रहता है? पॉलिटिकल लीडर्स के साथ कनेक्शन रहता मतलब कुछ न कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के लिए वो लोग का अवसर होते हैं, कुछ न कुछ। माओवाइस्ट पार्टी का नहीं तो लड़ाई करने वाला को कुछ न कुछ संदर्भ में कुछ अवसर होते हैं। अवसर होते मतलब पार्टी का पॉलिटिकल का लक्ष्य वो छोड़ते नहीं, पॉलिटिकल जो जनता के लिए जो समस्या है वो छोड़ते नहीं, वो विषय पर जरूर खड़े रहते, बिल्कुल भी एक कदम भी आगे नहीं रहेगा। इसलिए पार्टी के कुछ जरूर होते हैं, उसके अनुसार कुछ वो पॉलिटिकल लीडर्स कुछ न कुछ मदद लेना पड़ता, जरूर लेना पड़ता, आवश्यकता के अनुसार जरूरत पड़ता है। पॉलिटिकल लीडर्स ही नहीं है, कंट्रैक्टर से भी लेते ना, कंट्रैक्टर से बड़े पूंजीपति छोड़ देते, अंबानी आधारित छोड़ देते, वो मदद देते बोले तो उनसे बिल्कुल नहीं देते। मगर कुछ छोटा कंट्रैक्टर्स हो, कुछ छोटा पूंजीपति वाले हो, उन लोगों से कुछ न कुछ आर्थिक मदद तो लेते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट, पैसा लेते हैं। पैसा ही नहीं है भाई, पैसा नहीं है, कुछ व्हीकल होना पड़ता, कुछ न कुछ हथियार होना पड़ता। हथियार किधर से आना, हथियार भी होना है ना, हथियार भी पुलिस भी देते ना। अगर पुलिस के साथ मुठभेड़ होते, पुलिस लोगों को माओवाइस्ट पार्टी मार देते, माओवाइस्ट लोगों को पुलिस मार रहे, मगर पुलिस लोगों से भी संबंध है ना, पुलिस ऑफिसर से भी संबंध है। लोगों के लिए पैसा होना जरूरी है, वो लोग पैसा देते, वो लोग हथियार देते नहीं, एक बार सिंपैथी देते। पुलिस ऑफिसर भी सिंपैथी देते ना, पुलिस ऑफिसर रहे तो वो नौकरी के काम के लिए उसमें काम कर रहे,
मगर उनका विचारधारा तो अलग रहता ना, जनता के लिए रहते। नहीं तो सिद्धांत, कम्युनिस्ट सिद्धांत सही है, माओवादिस्ट सही है। कितना लोग है माओवादिस्ट बोल करके अभी जो है देश भर में हजारों पुलिस लोग भी है, हजारों लोग माओवादी की मदद करते हैं, सेना में जो है माओवादी की मदद करते हैं। तो आप जब संगठन छोड़ रहे थे तो आपके लिए वो भावुक कर देने वाला वक्त था, मतलब आप बहुत दुखी हुए थे। आज भी आपको तकलीफ होती है कि जिस संगठन के लिए आप कितने सालों तक सेवाएं दिए हैं, अब आप उस संगठन से अलग हो गए हैं, आप तकलीफ होता है, बुरा लगता है, दुखी होते हैं आप? दुखी क्यों नहीं होते? अभी हरभूषण मर गया, शहीद हो गया, मेरा कितना साल मैं उनसे मिलकर के काम किया। हरभूषण नहीं है, बहुत लोगों से मैं मिलकर के काम किया, आदिवासी लोग है, बाहर के लोग हैं, अलग अलग आदमी है, जनता के लिए मैं काम किया। ये तो याद आते हैं ना, जरूर याद आते हैं। वही तो वो लड़ाई है ना, ये लड़ाई ना लगे, मेरा दृष्टि में आप लड़ाई ना लगे, मगर उनका लड़ाई तो याद आते ना। आप मिलकर के काम किए ना, मिलकर के वो हारा जीता, ये पार्टी को बढ़ाया, ये मूवमेंट को बढ़ाया, ये सब क्यों याद नहीं आते? मेरा जिंदगी वही है ना, मैं 35 साल का मेरा जिंदगी वही बीत चुका ना। पूरा मेरा जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा उधर ही बीत गया, और क्या याद आते मेरे को? मेरा चिंतना मार्क्सिज्म है, कम्युनिज्म है, ये छोड़ करके मेरा कुछ नहीं है। अभी जब कमजोर हुई उस दौरान भी आप पार्टी के साथ थे और फिर पार्टी को आप मजबूत भी किए। जी, उसके बाद फिर मैं सोचे तो ये लड़ाई बोले तो पार्टी का तो वो एमसीसी मिलने के बाद में भी देश भर में भी माओवादी पार्टी बढ़ गया, विस्तार हो गया। वो बंगाल हो, तो बिहार हो, झारखंड हो, अलग अलग राज्यों में भी पीपुल्स वार एमसीसी मिलने के बाद तो और भी विस्तार हो गया, युद्ध भी बढ़ गया। मतलब 2007 में कांग्रेस हुआ, कांग्रेस के बाद में 8 और 9 में मैं जो आपका मुश्किल है बताएंगे बाद में। फिर पार्टी नुकसान होते चलते जा रहे, केंद्र कमेटी मेंबर्स हो, स्टेट कमेटी मेंबर्स हो, नहीं तो जिला कमेटी मेंबर्स नष्ट होना, और ये मूवमेंट भी ज्यादा नहीं चल रही, मतलब ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट के अंदर में है, मैदान में जो है, मैदान में पूरा ये कम होते जा रहे हैं। इसीलिए इस परिस्थिति में क्या हो रहे बोल करके मैं ज्यादा सोचा। इस परिस्थिति में केंद्र कमेटी से मेरा संबंध में कुछ समस्या आ गया। इस परिस्थिति में ये नहीं चलेगा भाई, ये केंद्र कमेटी की पार्टी की बदली करना बोले तो इजी नहीं है, वो नहीं होगा। इस परिस्थिति में रहना उचित नहीं है। जो है मेरा सोच विचार है, जो है तो बाहर चले गए तो फिर मैं क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, नहीं कर सकते अलग है। फिर भी ये तो इधर रहना ये उपयोग नहीं है। ये इस परिस्थिति में ये अभी ये व्यवस्था बदली होने के बाद में जो इधर एनडीआर सक्सेस होना, एनडीआर मतलब न्यू डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन सक्सेस होना, ये नहीं होगा बोल करके मैं आ गया। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि एमसीसी में जैसे ही विलय हुआ, पार्टी का विस्तार हुआ, मतलब सीसी मेंबर्स बढ़ गए, आपके जो ग्राउंड लेवल के वर्कर्स रहे ये बढ़ गए, लेकिन आप मैदानी क्षेत्रों में विस्तार नहीं कर पा रहे थे पार्टी के विचारधारा को, या पार्टी को आप मैदानी इलाकों में नहीं कर पा रहे थे, बस आप जंगल में सिमट कर रह गए थे। और इसी मुद्दे को लेके आपकी विवाद जैसी स्थिति निर्मित हुई सेंट्रल कमेटी मेंबर्स के साथ, और इसके बाद आपने संगठन से नाता तोड़ दिया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कुछ देर पहले जैसे ही चर्चा हो रही थी तो जम्पन्ना जी ने कांग्रेस का जिक्र किया। दरअसल माओवाद संगठन में 5 साल में एक बार कांग्रेस एक बैठक होती है, जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे एक जगह बैठते हैं। अगले 5 सालों के लिए माओवाद संगठन के लिए कैसी नीतियां होंगी, कैसी रणनीतियां होंगी, कैसे माओवाद संगठन का विस्तार होगा, कैसे उसे फैलाया जाएगा, इन सारी चीजों पे चर्चाएं की जाती हैं कांग्रेस में। यही होता है। और 2007 के बाद से अभी तक कांग्रेस नहीं हो पाया है। हर 5 साल में एक बार होना है। 15 साल बीत चुके हैं, क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस या माओवादियों के जो शीर्ष नेता हैं वो क्यों नहीं मिल पाए आज तक? इस बारे में बात करते हैं जम्पन्ना जी से। क्या लगता है जम्पन्ना जी, 2007 से अब तक तो 3 कांग्रेस हो जाने थे माओवादियों के, लेकिन नहीं हो पाया,
और 2007 के कांग्रेस में आप शामिल थे, उसमें किस तरह के निर्णय लिए गए थे पार्टी की तरफ से या पार्टी के लिए, और अब कांग्रेस क्यों नहीं हो पा रहा है? अभी कांग्रेस होना मतलब है तो इजी नहीं है। वो माओवादी के पार्टी के ऊपर ज़्यादा रिप्रेशन है पूरा देश भर में। अभी जो पार्टी है दंडकारण्य में, उड़ीसा में, बंगाल में, बिहार में, झारखंड में जो है, ये पार्टी पूरा इधर से उधर जाना बोले तो बहुत मुश्किल है, बहुत समस्या है। चलना है, पैदल से चलना पड़ता है। व्हीकल में जाना बोले तो वो अभी इंटेलिजेंस पुलिस लोग पकड़ते नहीं तो एंकर करते, ज़्यादा हुआ ऐसी। इस परिस्थिति में ज़्यादा इधर से उधर जाना, एक आदमी जाना मुश्किल है, मगर ज़्यादा कांग्रेस करना मतलब ज़्यादा लोग इकट्ठा होना है, डेलीगेट्स होना, नहीं तो केंद्र कमेटी मेंबर्स आना, स्टेट कमेटी मेंबर्स आना, वो मीटिंग के लिए प्रोटेक्शन रहना है। ये पूरा ये व्यवस्था करना मतलब इजी नहीं है। ये तो लीगल पार्टी नहीं है, पूरा ये राष्ट्रीय पार्टी, सीक्रेट पार्टी है, इसीलिए ये होना मुश्किल है। फिर कैसा करते क्या करते पता नहीं है। मगर एक बात 2007 में भी रिप्रेशन थे, रिप्रेशन रहे तो भी कांग्रेस चलाया, बहुत अच्छा प्लान करके, कुछ नुकसान हुआ तो भी 2007 में किया। मगर अभी 2007 से अभी तक इतना साल हुआ, कांग्रेस ही नहीं है। इवन केंद्र कमेटी मीटिंग करना मतलब भी इजी नहीं है, बहुत मुश्किल थे। इसीलिए केंद्र कमेटी मीटिंग मतलब एक साल में एक बार होना, नहीं है तो 1.5 साल में एक बार होना, मगर ये भी करना मुश्किल है। इसलिए कांग्रेस करना तो और बहुत मुश्किल है। इसलिए परिस्थिति ये तो सीपीआई माओवादी पार्टी कांग्रेस करने के लिए एक परिस्थिति अनुकूल नहीं है, मौका नहीं है, ये परिस्थिति है। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाह रहा था, आत्मसमर्पण करने के बाद भी क्या आपके अंदर जो विचारधारा है, जो इतने सालों से एक विचारधारा को लेकर आप चले हैं, क्या आज भी माओवादी की जो विचारधारा है वो आपके अंदर है? मेरा जी, आपकी विचारधारा नहीं, मैं विचारधारा मतलब मैं मार्क्सिज्म से जुड़े है भाई। मैं जनता के लिए पार्टी में शामिल हुआ। जनता नहीं है तो सिद्धांत नहीं है, जनता के लिए सिद्धांत है। वो सिद्धांत मार्क्सिज्म लेनिनिज्म माओइज्म है। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म बेसिक मार्क्सिज्म है। वो मार्क्सिज्म के अंदर ही मेरा विचारधारा रहते, वही विचारधारा से मैं अभी भी वही विचारधारा से, मतलब इसका अर्थ सीपीआई माओवादी पार्टी से जुड़े नहीं है। सीपीआई माओवादी देश भर में बहुत कम्युनिस्ट पार्टी है, अलग अलग पार्टी, अलग अलग नाम है। सीपीआई माओवादी पार्टी एक नाम है, सीपीएम लिबरेशन एक नाम है, सीपीएम रेड स्टार एक नाम है, सीपीएम पार्टी एक नाम है, सीपीआई अलग एक पार्टी है। पूरा देश भर में देखे तो अभी 50 है, 70 है, ज्यादा भी हो सकता, 10 लोग है, 100 लोग है। मगर मतलब ये पार्टी जो है, जो बोल रहे हैं, ये पार्टी रेवोल्यूशनरी पार्टी बोले तो ज्यादा अभी जो कम्युनिस्ट पार्टी नाम से, वो रेवोल्यूशनरी पार्टी नहीं है, वो रिवोल्यूशनरी पार्टी है। नाम के लिए कम्युनिस्ट पार्टी है, मगर रेवोल्यूशनरी पार्टी नहीं है। इसीलिए मैं अभी इधर आया, मैं कोई पार्टी से भी संबंध नहीं रखा। वो संबंध है जनरली जो लड़ते कोई लड़े तो भी वो लड़ाई की मैं सपोर्ट करते। माओवादी पार्टी में कुछ लड़ाई करे तो वो पार्टी को वो लड़ाई को मैं सपोर्ट करते। अभी दंडकारण्य में आदिवासी लोग, ज्यादा लोग पुलिस काम के खिलाफ हजारों लोग सालों से भी, 1 साल से भी ज्यादा लड़ाई कर रहे, मैं वो लड़ाई का अभी भी मैं सपोर्ट करता हूँ। नहीं, ऐसे विषय जो जनता का लड़ाई है, जनता के लड़ाई के विषय पर मैं सपोर्ट करते। ये लड़ाई को माओवादी पार्टी नेतृत्व करते, सीपीआई करते, वो नहीं है मेरा दृष्टि में, वो नहीं है। अभी पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में जो किसान लोग लड़ाई किया, वो मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, मैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। इधर नहीं, देश में नहीं है, दुनिया भर में किधर भी जनता जो लड़ाई करते, वो लड़ाई में वो न्याय है, अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ जो लड़ाई करते, मैं उसका पूरा मैं मदद करता हूँ, जरूर करते। वो पार्टी कौन सा पार्टी, क्या वो पार्टी का लाइन क्या है, वो मेरा दृष्टि में नहीं है। मैं वो चर्चा करना बोले तो अभी सीपीआई माओवादी पार्टी का लाइन में वो सही नहीं है बोल के बताते, वो ये नहीं है मेरा दृष्टि में।
अभी सीपीआई हो, सीपीएम हो, अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टी है, एमएल पार्टी है, नक्सलाइट पार्टी नाम से भी ज्यादा पार्टी है। मगर मेरा दृष्टि में वो पार्टी का लाइन भी ठीक नहीं है बोल करके मैं बोल रहा हूँ। सिर्फ एक माओवादी पार्टी का मैं नहीं बोलते, मैं वो पार्टी लाइन सही नहीं है बोल करके मैं आया। मगर मेरे दृष्टि में बाकी जो पार्टी है अभी देश में देखे तो ज्यादा से ज्यादा हर कम्युनिस्ट पार्टी स्पष्ट रूप में मैं जो बोल रहे देश भर में अभी ये व्यवस्था पूंजीपति व्यवस्था, कैपिटलिस्ट व्यवस्था बोल करके कोई पार्टी स्पष्ट रूप में नहीं बोल रहे। कुछ लोग थोड़ा थोड़ा नजदीक में है पूंजीपति बोल करके कुछ लोग बोल रहे, मगर स्पष्ट रूप में नहीं बोल रहे। कुछ लोग हैं, कुछ छोटे छोटे संस्था है, मगर देखे तो अभी भी स्पष्ट रूप में देश भर में एक रेवोल्यूशनरी पार्टी एक अच्छा लाइन से भी अभी नहीं है देश भर में। मगर लड़ाई में ज्यादा त्याग कौन दे रहे बोल कर देखे तो अभी भी सीपीएम माओवादी पार्टी है। जनता के लिए उनका लाइन समस्या रहे तो भी जनता के लिए जो लड़ाई कर रहे, त्याग कर रहे, सिर्फ एक ही सीपीएम माओवादी पार्टी है। अच्छा, सीपीआई माओवादी पार्टी त्याग कर रही है जनता के लिए। जब जनता के लिए त्याग कर रहे हैं तो बस्तर में आदिवासियों की नृशंस हत्याएं भी कर रहे हैं ये, क्या आप इन चीजों का समर्थन करते हैं? किधर हत्या हुआ? बस्तर में आदिवासियों की हत्या कर देते हैं और बाद में ये कहते हैं कि भाई ये पुलिस का मुखबिर रहा है। तो ये कहाँ तक सही है? आप इसका समर्थन करते हैं क्या? समर्थन मतलब मुखबिर भी है, मुखबिर पुलिस लोगों का मुखबिर भी है, मुखबिर भी नहीं है, कुछ समझने में भी कुछ गलत रह करके भी साधारण लोगों को भी मारा। वो मारने में भी सीपीआई माओवादी पार्टी गलती भी माना, फिर गलती नहीं माना संगठन भी है। ये तो ये पार्टी का एक लिमिटेशन आ गया। लिमिटेशन मतलब मेरा दृष्टिकोण में पहले एक समय थोड़ा सोच विचार ज्यादा रहते थे, ज्यादा विश्लेषण करते थे, मगर अभी क्या हो गया, वो विश्लेषण करने में भी दिक्कत आ रही है। वो लोग कुछ लिमिटेशन कैसा हो रहा है बोले तो ये रिप्रेशन कारण से जनता से ज्यादा संबंध मतलब पुलिस का दबाव, रिप्रेशन मतलब पुलिस का दबाव, पुलिस का दबाव है, ज्यादा इन्फॉर्मर नेटवर्क गांव में रहते हैं, इसलिए वो विश्लेषण करने में भी कुछ दिक्कत आते हैं। कौन सही है इन्फॉर्मर नहीं है तो कौन क्या है वो समझने में दिक्कत आ रहा है। ये विश्लेषण है तो एक रिपोर्ट ये नीचे से ऊपर जाने में भी दिक्कत आ रहा है, इसलिए कुछ न कुछ हुए गलती हो रहे। गलती हो रहे मतलब ज्यादा ये तो नुकसान है पार्टी के लिए। कुछ इन्फॉर्मर को मारे तो अलग है, मगर साधारण लोगों को मारना है तो ज्यादा नुकसान होते। जनता में भी पार्टी के छवि खराब हो रहे, पार्टी के ऊपर भी विश्वास तो कम हुआ रहे, कम होते, जरूर कम होते हैं। अच्छा, एक बात बताइए जमपन्ना जी, आपने आप जब संगठन में शामिल हुए और 2017 में आप संगठन छोड़े हैं, इन 5 सालों में 2017 तक जो पार्टी की स्थिति थी और ये पिछले 5 सालों में आप क्या फर्क देख पाते हैं? फर्क बोले तो मैं तो बाहर आ गया, मगर इसमें इधर बाहर में जो है अभी तेलंगाना हो, आंध्र हो, नहीं तो मैदान जो इलाका है जो मैं वो समय आया, अभी देखे तो थोड़ा थोड़ा कुछ बाहर में कुछ संगठन रह करके कुछ कामकाज कुछ है इधर, मगर अभी देखा तो इधर तो बाहर के जो संगठन है ये मास ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ज्यादा रिप्रेशन हुआ, अरेस्ट किया, नहीं तो वो लोगों के ऊपर फोटा हो, अलग अलग केस भी लगाया, जेल में रखा। ये कारण से भी अभी ये संगठन चलाने में भी दिक्कत आ रही है ये तो बाहर में। मगर जो अंदर का कामकाज है, अंदर का कामकाज बोले तो दंडकारण्य में हो, उड़ीसा में हो, जो चल रहा नहीं तो झारखंड में हो, वही तो अंदर का कामकाज है तो मैं नहीं समझ सकता अंदर में क्या चल रहा है क्या है। तो जो पेपर में है तो समझने हैं, ये जोड़ करके वो समझना वो दिक्कत है। मगर ये पेपर में क्या आते हैं, एक बार वो माओवादी पार्टी के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं है बोल करके आते हैं, नहीं तो एक बहुत ज्यादा है बोल करके आते हैं। रिपोर्टर्स लिखने में कैसा लिखते हैं ये उन लोग का, वो रिपोर्टर्स कैसा लिखते हैं अलग विषय है, तो पुलिस इंटेलिजेंस वाले में क्या बोलते पता नहीं है। दर्शकों में भी पत्रकार भी आज जैसे पुलिस जवान जाएंगे और 20-25 नक्सलियों को मार दिए तो तुरंत जो है मीडिया रिपोर्ट ये कहने लगेंगे कि माओवाद संगठन पूरा खत्म हो गया। ठीक दूसरे दिन
नक्सली यदि पुलिस पे हमला करेंगे और पुलिस के जवान अगर 10-15 शहीद हो गए तो तुरंत वही मीडिया रिपोर्ट्स कहेंगे दूसरे ही दिन कि माओवाद संगठन बहुत ज्यादा मजबूत है। ये यही ज्यादा ये मीडिया के लिए ये ऐसी ये रिपोर्ट्स ये हेडिंग्स वो लोग का जरूरत होते हैं। वो मसाला मीडिया के लिए मसाला है। ये के तो मीडिया के लिए होते हैं। और एक विषय ये इंटेलिजेंस पुलिस इंटेलिजेंस भी एक वो सही रिपोर्ट नहीं देते। एक बार वो लोग के लिए तो पूरा हम कम कर दिया, मोस्ट मूवमेंट नहीं है बोल करके वो लोग के लिए, वो लोग के प्रेस्टीज के लिए, वो लोग का अवार्ड के लिए अलग अलग कारण से भी वो लोग देते रहते हैं। एक बार कमजोर बोलते वही लोग, एक बार वही लोग ज्यादा है अभी बढ़ गया, फिर अभी तेलंगाना में आ रहे, आंध्र में आ रहे, इधर घुस गया उधर घुस गया, बहुत लोग आ रहे, हजारों लोग आ रहे बोल करके भी वो भी कुछ लीक देते मीडिया को। ये समझना जनता के लिए तो अभी तेलंगाना में मैं जो बोल रहा हूँ कुछ ये समझने में भी थोड़ा ये ऐसी रहते बोल करके ज्यादा लोग समझ रहे, कुछ लोग नहीं समझते। ये भी एक विषय है, ये समझना भी एक है तो ये मीडिया का एक समस्या है। अच्छा, अब जो है पुलिस बार बार ये कहती है, सरकार की तरफ से कहा जाता है कि माओवादी जो है पूरी तरह से विचारधारा से भटक चुके हैं। क्या इस बात में आपको कितनी सच्चाई लगती है? क्या माओवादी सच में विचारधारा से भटक चुके हैं? भटक चुका मतलब मेरा दृष्टि में मार्क्सिज्म में तो जिंदा है। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म वो सही है। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म वो विचारधारा से रहने वाला को उन लोगों का मार नहीं है। वो लोग जिंदा ही रहते, कभी भी जिंदा रहते, कितना भी नुकसान रहे तो, कितना पार्टी कमजोर हुआ तो भी जिंदा जरूर रहते। कारण क्या है बोले तो समाज में शोषण है, अन्याय है, अलग अलग समस्या बहुत बढ़ जा रहे। अभी देखे तो तेलंगाना नहीं, आंध्र हो, छत्तीसगढ़ हो, किधर भी हो, कितना सरकार गवर्नमेंट बदली हो तो भी समस्या बढ़ जा रही, कम नहीं हो रही। जो नया गवर्नमेंट आते हैं, अभी छत्तीसगढ़ में देखो, इसको पहले बीजेपी गवर्नमेंट था, अभी कांग्रेस गवर्नमेंट आया, जनता का समस्या हल हो गया क्या? हल नहीं हुआ। हल हुआ तो फिर आदिवासी लोग क्यों हजारों लोग साल से काम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। रैली करने के जनता के ऊपर फिर पुलिस फायरिंग हो रही है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं? इसलिए समस्या तो हल नहीं हुआ। इसीलिए मैं जो बोल रहा हूँ देश में जो समस्या है, हर समस्या के लिए जनता इकट्ठा होना, लड़ाई करना। अभी हजारों लोग, लाखों लोग नॉर्थ इंडिया में आंदोलन किए ना, इतना महीने के बाद में फिर मोदी गवर्नमेंट पीछे आ गया, वो छोड़ दिया। फिर इस परिस्थिति में देश में जो है, यही परिस्थिति मार्क्सिज्म जिंदा होने की है। जो शोषण रहते, जो अन्याय रहते, ये कितना तक रहता उतना तक मार्क्सिज्म रहेगा, लेनिनिज्म रहेगा। जो इसी मैं बोल रहा हूँ, माओइस्ट पार्टी का पहले से भी वही है। मगर अभी समाज में जो परिवर्तन आया, परिवर्तन मतलब सामंतवाद व्यवस्था अभी नहीं है, पूंजीपति व्यवस्था है। शोषण ज्यादा ही है, और भी ज्यादा हुआ, कम नहीं है। इसीलिए वो लोग त्याग कर रहे, लड़ाई कर रहे। मगर वो लड़ाई ये पूंजीपति के खिलाफ, मैं जो बोल रहे पूंजीपति के खिलाफ तेज से लड़ाई होना है। तेज से अगर लड़ाई हुआ तो माओइस्ट पार्टी का वो मार नहीं है, वो नहीं मर जाते, वो जिंदा ही रहेगा, आगे बढ़ेगा, जरूर आगे बढ़ेगा। देखिए डेमोक्रेसी में 50 कमियां खामियां हो सकती हैं, लेकिन क्या हथियारों के दम पे आप उन कमियों को दूर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, संभव नहीं है। 40 सालों से अधिक का वक्त गुजर चुका है। क्या माओवादी अपने जो उद्देश्य है उसे पा पाए हैं? नहीं, बस खून खराबा हुआ है, कई लोग मारे गए हैं, कई पत्नियां बेवा हो गए, कई बच्चे अनाथ हो गए, वो आप खुद देखें। तो ऐसे में क्या लगता है कि माओवादियों का जो कदम है, क्या वो सही है? हथियारों के दम पे वो डेमोक्रेसी में जो कमियां खामियां हैं उसे दूर कर रहे हैं? बल्कि बेहतर ये होगा कि वो सिस्टम में आए, डेमोक्रेसी का हिस्सा बने और उन कमियां खामियों को दूर करें।
ये हथियार से हल होते नहीं होते बोल करके अभी मैं नहीं बोल सकता। फिलहाल इस परिस्थिति में अभी पूंजीपति व्यवस्था जो है, अभी देश का परिस्थिति जो है, ये परिस्थिति में हम काम करना, संगठन विस्तार रूप से बनाना है। अभी जो कानून है, कानून में गलत भी है, कानून ठीक से अमल करने में भी दिक्कत आ रहा है। इस परिस्थिति में भी ये कानून के अनुसार अभी फिलहाल के परिस्थिति के अनुसार जनता को इकट्ठा करना, लड़ाई करना। ये लड़ाई करने के समय जनता इकट्ठा होने के बाद अंत में क्या होते पता नहीं है, मैं नहीं बोल सकते। मतलब मेरा अंदाजा, मेरा असेसमेंट कुछ भी हो, फिर परिस्थिति जनता तय करते। जनता हथियार पकड़ना नहीं ऐसे चला सकते, क्या वो नहीं बोल सकता। अभी फिलहाल एक किसान के लिए नॉर्थ इंडिया में जो 6 महीने वो लोग कितना वो लोग एक मजबूत एक स्पिरिट से काम किया किसान लोग। ये साधारण स्पिरिट नहीं है, पूरा देश ही नहीं है, दुनिया में भी ऐसी स्पिरिट किधर भी नहीं है। वो लोग मर गया, हजारों लोग मर गया, उन लोगों का नुकसान हो गया, आर्थिक नुकसान हो गया, उन लोगों का खेती काम बंद हो गया, बाकी काम बंद हो गया। फिर भी वो लोग ठंडा में, गर्म में, बारिश में जो लोग वो रहे, वो स्पिरिट है तो जनता के लिए होना चाहिए देश भर में। फिर क्या होते ये ऐसे काम करते समय क्या होते पता नहीं है। मैं सिद्धांत रख करके मैं नहीं बोल सकते। जनता तय करेगा, जनता जरूर तय करेगा। जनता को इकट्ठा करो, जनता से लड़ाई कराइए, फिर क्या होते बाद में सोच सकते। बाद में जनता हथियार पकड़ना बोले तो पकड़ सकते, कौन बोल सकते। हथियार पकड़ना बोले तो पकड़ सकते, नहीं पकड़ना बोल करके हम नहीं बोल सकते। नहीं, बिना हथियार से भी जीते तो अच्छा ही है। हमारा के तो वो इच्छा वो बचपन से भी हथियार बोल करके कोई नहीं सोचते ना। मार्क्स भी ऐसा नहीं बोलेगा हथियार पकड़ को पहले हथियार से मारो बोल करके नहीं है। ये तो एक साधन है। ये हथियार मतलब एक साधन है, हथियार लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य सोशलिज्म, हमारा लक्ष्य पूरा मानव समाज है। तो ये घर्षणा ये नहीं रहना है। सब लोग शांति में रहना, सब लोग अच्छा जीना है। जीने के तो अभी जमीनें, हवा है, पानी है, सब अभी का जो मानव संपदा है, जो अभी देखे तो दुनिया भर में, नॉट ओनली इंडिया, दुनिया भर में देखे तो हर आदमी 1 घंटा काम किए तो चलेगा। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा, 8 घंटा नहीं है, 16 घंटा नहीं है, सिर्फ 1 घंटा काम किए तो 1 घंटा काम करके बाकी पूरा दिन में हम खेल सकते, एक अच्छा एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। इसीलिए क्यों बोले तो संपदा ज्यादा है, अभी साइंस ज्यादा डेवलप हो गया। ये साइंस पकड़ करके हम काम किए तो हम लोग खा सकते, एंटरटेनमेंट कर सकते, क्या समस्या है। मगर आप देखे तो कितना देश में कितना गरीब लोग हैं, वो लोग खाना किधर है, घर किधर है, उन लोग का पढ़ाई क्या है, संपदा किधर जा रहा है, संपदा नहीं है, बहुत संपदा है, किधर जा रहे हैं, बड़े लोग के पास है, अंबानी के पास है, अदानी के पास है, बड़े बड़े लोगों के पास है। देखिए, मैं ये भी कह रहा हूँ कि माओवादियों के जो कथित दुश्मन रहे हैं, एक तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोग थे, पुलिस के लोग रहे हैं, लेकिन अब वो दुश्मन बदल चुके हैं। वो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हो गए हैं। सीधी सी बात यही कहना चाह रहे हैं। अब जंगल में रह के शहर में रह रहे उन औद्योगिक घरानों से आप कैसे लड़ेंगे? मैं यही, मेरा प्रश्न वही है। अभी बदली सामंतवाद व्यवस्था रहने के समय, वो तो गांव में भी सामंतवाद व्यवस्था है, वो समय में सामंतवाद व्यवस्था के खिलाफ लड़ना मतलब वो सेना, आर्मी निर्माण करना जरूरी है। वो समय जब मैं 84 में जो गया, 84 वो तेलंगाना में, तो गांव में कुछ बड़े बड़े गांव में सामंतवाद है। भूस्वामी है,
इस परिस्थिति में वो लोगों का शोषण, वो लोगों का ये शोषण, उनके उसके साथ वो लोग का गुंडा रहते, सरकार भी उसके साथ ही रहते। इस परिस्थिति में किसान हो, मजदूर हो, ज्यादा लोग गांव में एक सामंतवाद रहे तो दो रहे तो वो लोग का रहते पूरा। इसीलिए वो लोग को खिलाफ लड़ना मतलब ये लोग पूरा इकट्ठा होना मतलब सिर्फ संगठन नहीं है, संगठन के साथ साथ भी फिर भी स्क्वाड होना। स्क्वाड नहीं है तो भी नहीं चलेगा, नहीं तो वो लोग मार देते हैं। वो लोग को गुंडा है, पुलिस भी आते हैं, मार देते हैं, मारा ऐसा भी किसानों को मारा। इस परिस्थिति में वो लोगों को मदद के लिए सेना होना जरूरी पड़ा। स्क्वाड वैसे बन गया ना, इसीलिए तेलंगाना में जो सेना बन गया, केरला स्क्वाड्स बन गया। ये केरला स्क्वाड्स बनने के बाद सामंतवाद लोग, ये जनता के आंदोलन, ये दो मिल करके ये सामंतवाद लोग गांव से बाहर चले गए, हैदराबाद आ गया, शहरों में आ गया, गांव में नहीं है। बाद में कुछ वो जमीन, सामंतवाद का जो जमीन है, वो जमीन को पूरा हस्तगत करके किसानों को खेती काम किया, ज्यादा हजारों ऐसा इकट्ठी काम किया। एक देखे तो एक तरफ तो एक पीपुल्स वार का नहीं, किसानों का राज बोला तो एक लिमिटेड अर्थ में मैं बोल रहा हूँ, एक राज भी चलाया तेलंगाना में, ये है ना। फिर ये सेना बढ़ गए ना, तेलंगाना नहीं है, डीके में हो, उड़ीसा में हो, ज्यादा विस्तार में बढ़ गया। आज सामंतवाद या जमींदार व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन औद्योगिक घराने तो हैं। देखिए, सामंतवाद और जमींदार व्यवस्था से लड़ना बड़ी बात नहीं थी, ठीक है, लेकिन इन औद्योगिक घराने ये औद्योगिक घराने आपके सामंतवाद या जमींदारों से ज्यादा मजबूत हैं, ये पूरी सत्ता को चला रहे हैं। अब चंद मुट्ठी पर माओवादी कुछ हथियारों के दम पे, क्या आपको लगता है इस पूरी सत्ता से लड़ पाएंगे? मैं माओवादियों की बात कर रहा हूँ, मैं जनता की बात नहीं कर रहा। मैं माओवाद के बारे में बताना बोला तो मैं वही विषय पर मैं विभेद करके मैं आया, बाद में भी मैं वही विषय बता रहे। मैं बताना मतलब मेरा विचार से वो नहीं होगा, मगर वो लोग क्या करते मैं नहीं बोल सकते। वो लोग क्या सोच रहे, कैसे करते पता नहीं है। बताइए। इसलिए वो लोग का सोच विचार मैं नहीं बोल सकते। वो लोग के तो अभी एक सेना तो है, लगभग 20,000 हो सकता, नहीं तो 25,000 हो सकता, मैं नहीं बोल सकते। झारखंड में, उड़ीसा में जो होते हैं ना, कुछ रिक्रूट भी होते, इस बीच में भी होते, जरूर होते, मगर कितना हो रहे, कितना कम हो रहे पता नहीं है। मगर एक परिस्थिति है तो ये लोग कैसा आगे बढ़ सकते मैं नहीं बोल सकते। फिर भी वो लोग तो एक बंदूक के सेना है, मगर आगे कैसा बढ़ते ये तो देखना पड़ेगा। माओवाद संगठन का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसमें अधिकांश बूढ़े हो चुके हैं। सेंट्रल कमेटी मेंबर्स की बात कर रहा हूँ। अधिकांश मारे जा चुके हैं, कुछ बीमारी से मर चुके हैं, कुछ की हाल में गिरफ्तारियां हुई हैं। वो शीला मरांडी हो, प्रशांत घोष हो, मिथिलेश करके कोई है सेंट्रल कमेटी मेंबर, उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब ऐसे में माओवाद संगठन के सामने नेतृत्व संकट नजर आता है क्या? मेरा दृष्टि में अभी फिलहाल है तो नेतृत्व का संकट नहीं हो सकता मेरा दृष्टिकाल में। क्यों बोले तो वो लोग ज्यादा लोग भी है, केंद्र कमेटी मेंबर्स में है, स्टेट कमेटी मेंबर्स में है, इसीलिए तुरंत वो समस्या तो नहीं है। मगर समस्या बोला तो ज्यादा कैडर का समस्या ज्यादा है। कैडर रिक्रूट होना ज्यादा जरूरी है। कैडर मतलब वो दंडकारी झारखंड का नहीं है, उधर से रिक्रूट होते रहते, शायद वो कम नहीं होते, थोड़ा कम होते, मगर उससे असर नहीं पड़ता। असर किधर बोला तो जो मैदान से जो आना, जो पढ़ाई करके इधर जो ये सोसाइटी समझ करके जो आने वाला है, वो उसमें दिक्कत है, उसमें समस्या है। ये समस्या मतलब इधर ऑर्गेनाइजेशन रहे तो जरूर जाएगा, इधर ऑर्गेनाइजेशन कम हो तो जाने में दिक्कत आता ना। इसीलिए इधर ऑर्गेनाइजेशन करना, मैदान में काम करना, तेलंगाना हो, बिहार में हो, ये पूरा एरिया में ये तो दिक्कत है।
इसलिए वो लोग कैसा करते हैं, वो लोग कभी प्रैक्टिस अलग अलग प्रैक्टिस रहते हैं। मैं तो बाहर आया, वो लोग प्रैक्टिस कैसा है, क्या कर रहे हैं, गुप्त रूप में कैसा ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, मैं ये नहीं समझ सकता। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि बस्तर, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ जंगलों में रिक्रूटमेंट जरूर हो रहा है, लेकिन जो शिक्षित युवा हैं मैदानी क्षेत्र के, ये संगठन में शामिल कम हो रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? वो ये तो कम, इसके पहले भी, मैं आने के पहले भी कम है, अभी भी कम होने के चांस है। वो कैसे करते हैं तो वो लोग का वो योजना रहते ना जी, वो योजना के अनुसार वो लोग काम करते हैं। जो लड़ाई करने वाले हैं वो लोग तो सोचते ना, मैं इधर से जो अभी मैं 4 साल पार किया, अभी से मैं असेसमेंट करना गलत हो सकता है। अभी पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं माओवादियों की हर छोटी बड़ी जो कमेटियां हैं ये अपना बयान जारी कर दे रहे हैं। कई बार तो ऐसा हो रहा है कि एक पार्टी जब बयान जारी कर रही है, छोटी पार्टी, फिर बड़ी पार्टी जब बयान जारी करती है तो ये परस्पर विरोधी होते हैं बयान। तो कहीं माओवादी पार्टी में अराजकता तो नहीं फैल रही है, मतलब कि भाई मैं सुप्रीम हूँ, मैं सुप्रीम हूँ, ये चीजें तो नहीं चल रही हैं? ऐसा सीपी माओइस्ट पार्टी में ऐसा बिल्कुल भी कभी भी नहीं है। मैं पहले से भी देख रहा हूँ, कभी भी वैसा नीचे कमेटी वाले ऊपर कमेटी से मैं ज़्यादा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक पार्टी है तो कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ मिस्टेक रहे तो भी एक डिसिप्लिन पार्टी है। लेकिन बयान जैसे जारी हो रहे हैं, बयान जैसे वो ये 1-2 संगठन में कुछ न कुछ वैसे थोड़ा सा रहते, ज़्यादा से ज़्यादा क्या आते हैं, कुछ किसको भी मारने के बाद तो लोकल वाले एक स्टेटमेंट देते, मगर ऊपर कमेटी पूरा सोच करके ये सही नहीं है बोले तो वो नहीं है बोल करके ऐसे बताते। ये विषय छोड़ करके बाकी जो राजनीति विषय है कभी भी वैसा परस्पर विरुद्ध कभी भी नहीं रहते, ऐसा हालत नहीं है। एक तो छोटा में रहते फिर भी वो हल करते, वो उतना समस्या नहीं। अच्छा, कोविड के दौरान क्या लगता है आपको, कोरोना काल के दौरान क्या लगता है आपको, माओवाद संगठन मजबूत हुआ है या कमजोर हुआ है? मैं तो आया ना 4 साल पार किया, फिर अभी आए, बोले तो लेकिन बिल्कुल भी मेरा अनुभव, मतलब मेरा असेसमेंट करना गलत हो सकते हैं। वो लोग का तो अलग अलग योजना रहते हैं। अभी दुश्मन असेसमेंट करना जैसा नहीं रहेगा तो पार्टी बाहर जो लोग गया वो लोग असेसमेंट करना नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ रहते हैं, मगर वो पूरा एक संपूर्ण नहीं रहेगा। इसीलिए वो लोग कैसा रिक्रूट कर रहे हैं, कैसा आंदोलन बढ़ा रहे हैं, मैं नहीं बोल सकते। ओवरऑल देखे तो सब लोगों को दिखते, मेरे को दिखते जो है पार्टी ज्यादा नहीं बढ़ गया, वो बोल सकते। जो आया वो परिस्थिति देखे तो उससे ज्यादा नहीं बढ़ गया, वही लिमिटेशन में है बोल करके सब लोग बोल सकते। सब लोग बोलना नहीं है, वो पार्टी का उन लोगों का स्टेटमेंट में भी अलग अलग संदर्भ में भी वो पार्टी स्टेटमेंट में बोलते हैं, नहीं तो सर्कुलर में बोलते हैं। वो लोग हमारा पार्टी है तो अभी ये काल में, ये टाइम में, वो 2009 के बाद 10 के बाद में तो पार्टी थोड़ा सेटबैक हुआ बोल करके वही लोग बोल रहे, वो लोग का समीक्षा में बोल रहे सेटबैक हुआ मतलब उसका अर्थ वो लोगों का संख्या कम नहीं है बोल करके नहीं है। अभी भी हजारों लोग है, हुए 1000 लोग हैं, वो हजारों में है, 20,000 से ज्यादा भी है फुल टाइमर्स। संगठन का लोग, सहानुभूति लोग, वो लोग ज्यादा रहते हैं। वो पार्टी का असर भी देश में भी है ना, वो लोगों का पार्टी सपोर्ट करने वाले भी देश में है, ज्यादा लोग हैं। हाँ, मैं बस ये जानना चाहता हूँ, सरकार के लिए बड़ी चुनौती कौन है, ओवरग्राउंड नक्सलाइट या अंडरग्राउंड नक्सलाइट? असल में कौन चुनौती है? मैं कैसे बोल सकते हैं, उन लोगों का सोच विचार क्या है मैं नहीं बोल सकता। एक समय अंदर का लोग रहते, एक समय बाहर का लोग रहते, अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग समय में वो लोगों का टैक्टिस रहते, वो परिस्थिति के अनुसार वो लोगों का टैक्टिस करके वो लोग वो रहते, इसलिए कि नहीं रहते बोल करके मैं नहीं मानता। मैं बहुत निचले स्तर पे जाके बात कर रहा हूँ आपसे कि जो अंडरग्राउंड नक्सलाइट हैं, ये जंगलों में सांसें गिन रहे हैं, इनके पास तमाम संसाधनों की उपलब्धता होती है, हथियार से लेकर राशन, कपड़े से लेकर दवाइयाँ तक, सारी चीजों की उपलब्धता होती है। ये तो ओवरग्राउंड नक्सलाइट ही करवा रहे हैं ना। जब ओवरग्राउंड नक्सलाइट नहीं होंगे
करोगे तो अंडरग्राउंड नक्सलाइट जंगल में तो सांसें नहीं गिन पाएंगे, इनके पास संसाधन नहीं आएगा, इनके यहाँ राशन नहीं आएगा, इनके यहाँ कपड़े नहीं आएंगे, इनके यहाँ बर्तन नहीं आएगा, इनके यहाँ दवाइयाँ नहीं पहुंचेंगी, इनके यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंचेंगी। तो ऐसे में तो अंडरग्राउंड नक्सलाइट तो खत्म हो जाएंगे ना, अगर ओवरग्राउंड नक्सलाइट खत्म है तो। वैसा नहीं है, ये खत्म हो गए तो वो खत्म होते नहीं, ऐसा नहीं है। वो संबंध है तो परस्पर संबंध है, तो ये रहना है तो वो रहना है, वो रहना है तो ये रहना है, ये नहीं है तो वो भी कमजोर होगा, वो नहीं है तो ये भी कमजोर होगा। इसका दोनों इसका संबंध दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ पूरक है, ये पूरक जरूर रहते, एक बार कम रहते फिर भी आगे बढ़ जाते। मैं एक उदाहरण बोलूंगा, 86 के बाद में आंध्र तेलंगाना में जो रिप्रेशन हुआ, एनटीआर सीएम थे, ज्यादा आंध्र तेलंगाना में रिप्रेशन में, ज्यादा वो रिप्रेशन में वो जनसंगठन नुकसान हो गया, पूरा किधर भी नहीं है, जनसंगठन खत्म हो गया। फिर स्क्वाड मेंबर्स भी, फुल टाइमर्स भी कमजोर हो गया, रिक्रूट में कमजोर हो गया, रहने वाले से भी कुछ लोग सरेंडर हुआ। बहुत कम संख्या में थे वो समय, तो पूरा तेलंगाना आंध्र में 50 लोग भी नहीं है, 50-60 लोग भी है, उतना ही है वो समय। फिर भी वो 50-60 लोग वो समय में हमारा स्क्वाड्स जनता के पास गए तो जनता भी देखे भी नहीं है, खाना भी नहीं दिया। हम इधर बुलाए तो उधर मुंह रखा। उन लोगों का मन में है, पार्टी के ऊपर विश्वास है, मगर पुलिस के दबाव के कारण कोई लोग भी बताए तो वो लोग जेल में जाते हैं। ये सब समस्या है, इसलिए वो लोग नहीं आए पार्टी के पास। फिर भी वो परिस्थिति कितना साल तक है, 1 साल है, 1.5 साल है, फिर बाद में तो बदल ही गए ना, हजारों लाखों लोग आए ना। फिर बाद में हर गांव में संगठन है, एक गांव में 4 संगठन 5 संगठन, हर गांव पीपुल्स वॉर का है, पीपुल्स वॉर का राज है। वो राज बोला, हम नहीं बोला, मगर जनता हमारा राज आ गया बोल करके सोचा। मतलब ये परिस्थिति है। तो एक मूवमेंट में, एक रेवोल्यूशन में एक बार कमजोर होते, एक बार मजबूत होते, एक परिस्थिति रहेगा। फिर और भी ये जनसंगठन कमजोर होना एक तरफ देखे तो नुकसान ही है, मगर ये नुकसान से वो लोग काम कर रहे बोले तो वो लोग भी रहते ना, वो लोग भी जानते ना, जनता नहीं है तो कुछ नहीं है, जनता नहीं है तो कुछ नहीं है, जनता ही है ना। जनता हर एक विषय पर वो लोग को मदद होना, वो लोग लड़ाई में रहना है, वो लोग नहीं तो कुछ नहीं है बोल करके पहले से हर कम्युनिस्ट जानते, हर कम्युनिस्ट। केंद्र कमेटी नहीं, अभी सिर्फ सीपीआई माओवादिस्ट पार्टी केंद्र कमेटी नहीं है, हर सदस्य जानते, जनता नहीं तो कुछ नहीं है। इसलिए वो लोग भी जनता के लिए क्या कर रहे, वो लोग के हम नहीं बोल सकते। अच्छा, आपकी नजरों में माओवादी समस्या है या समाधान है? माओवादी समस्या कभी नहीं है, समस्या का समाधान माओवादिस्ट है। समस्या रहे तो समस्या हल करने के लिए माओवादिज्म है, समस्या हल करने के लिए मार्क्सिज्म है, हल करने के लिए लेनिज्म है, हल करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी है। कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी समस्या कभी नहीं। समस्या किसके लिए है? पूंजीपति लोग, सामंतवादी लोगों को समस्या है, साधारण जनता को समस्या नहीं है, हल करने वाले हैं। इस मैं एक उदाहरण बोलूंगा, ये कोरोना समय मैं एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स ज्यादा लोग मर गया, किधर मर गया जनता? कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, गांव में नहीं मर गया, घर में नहीं मर गया, 1-2 आदमी मर गया, ज्यादा लोग उधर ही मर गया। ये ट्रीटमेंट के लिए गए तो उधर उन पर बेड पर रख करके 1 नहीं है, 2 नहीं है, 5 दिन रख करके हजारों लाखों रुपये खींचा, मार दिया, वो लोग भी मार दिया, खुद मारा। इसीलिए क्या बोला, क्या चर्चा आ गए सोशल मीडिया में, कुछ बड़ा कॉर्पोरेट लोगों को मार देना बोल करके भी बताया। कौन मारना बोला तो माओवादिस्ट लोग किधर है? अरे माओवादिस्ट इधर आए तो अच्छा है, किधर जा रहे हैं? जंगल में, इधर आकर के काम कर रहे हो तो अच्छा है बोल करके बोलते। साधारण जनता नहीं, ऑफिसर्स बोला, हर ऑफिसर बोला, वो भी तो बीमार हो रहे थे, वो भी तो हॉस्पिटल जा रहे थे, ऑफिसर्स भी बोला, अरे किधर है माओवादिस्ट लोग, इधर आकर के भी इनको मार देते अच्छा है ना, उनको मार देते अच्छा है ना। ये पॉलिटिकल लीडर भी क्या कर रहे हैं, ये लोग कितना धंधा कर रहे हैं, हम लोगों को कैसा काम करा रहे बोल करके वो लोग को भी गुस्सा है। इसीलिए मार्क्सिज्म लेनिनिज्म कम्युनिस्ट लोग कभी भी समस्या नहीं है, समस्या के समाधान है वो लोग।
कभी भी वो समाधान है। देखिए, मगर अभी फिलहाल है तो देखे तो कम्युनिस्ट का मूवमेंट ही कमजोर है, एक अलग परिस्थिति है। देखिए, आप मार्क्सवाद का बार बार उदाहरण दे रहे हैं, मार्क्सवाद की विचारधारा की चर्चा कर रहे हैं। रूस से लेकर चीन तक मार्क्सवाद का जो सत्ता रहा है उसका क्या हाल हुआ है वो आप खुद देख रहे हैं। आज वहाँ पूंजीवाद की जो व्यवस्था स्थापित हो चुकी है ना, मार्क्सवाद की व्यवस्था सत्ता तो जा चुकी है। ठीक है। तो आप यहाँ पे लोग माओवादियों के मॉडल पे क्यों यकीन करें, जब रूस और चीन जैसे बड़े देश मार्क्सवाद सत्ता से हाथ धो बैठे हैं, आज पूंजीवाद की व्यवस्था है ना वहाँ पे, तो यहाँ पे लोग माओवादियों के मॉडल पे क्यों विश्वास करें। मैं एक उदाहरण बोलेंगे, इतिहास में एक सामंतवाद व्यवस्था के खिलाफ पूंजीपति जो व्यवस्था है, सालों साल आंदोलन करके पूंजीपति व्यवस्था है, इजीली नहीं आया पूंजीपति व्यवस्था। जो इंग्लैंड में पूंजीपति ये राजा के खिलाफ, रानी के खिलाफ जो वो ये डेमोक्रेसी बोलते ना, डेमोक्रेसी बोले तो इंग्लैंड अमेरिका वगैरह ये फ्रांस ये देश से ना आया, इसको पहले डेमोक्रेसी नाम ही नहीं सुना ना। मगर वो पूंजीपति व्यवस्था एक साल से नहीं जीता, सालों साल लड़ाई में जीत गया हार गया, जीत गया हार गया, फिर बाद में पूंजीपति व्यवस्था आया। 1500 से पहले भी ये लड़ाई चलती है, फिर बाद में कब आ गया, कभी सुस्थिर हो गया दुनिया में। फिर 17 साल 18 साल के बाद में कुछ देशों में, पूरा दुनिया भर में भी नहीं है, दुनिया भर में भी पूंजीपति व्यवस्था पूरा स्थापित नहीं हुआ। कुछ यूरोप देशों में, कुछ अमेरिका देश में, कुछ देशों में वो सुस्थिर आ गया। ये तो अभी एक कम्युनिस्ट व्यवस्था आ गया, कितना साल है अभी 1917 में रशिया में आया, उसको पहले देखो तो फारिस कम्युन भी आ गया, ठीक है, मगर देखे तो भी अभी 100 साल से ज्यादा हो गया, ठीक है। मगर ये लड़ाई है तो ये पूंजीपति व्यवस्था सामंतवाद व्यवस्था का लड़ाई अलग है, वो लोगों का व्यक्तिगत आस्ती रहने वाला है। पूंजीपति व्यवस्था मतलब वो भी शोषण करने वाले हैं, मगर ये कम्युनिस्ट समाज मतलब ये तो पूरा शोषण, दुनिया भर में बिल्कुल शोषण के खिलाफ लड़ाई करने वाला कम्युनिस्ट व्यवस्था है। इसीलिए कम्युनिस्ट व्यवस्था के लिए, कम्युनिस्ट व्यवस्था आते बोले तो पूंजीपति लोग, सामंतवाद लोग, उन लोगों के पास संपदा है, मीडिया है, हर एक विषय है, हथियार है, उन लोग का सब है। इसीलिए इनके खिलाफ ज्यादा ही लड़ाई करते, वो लोग छोड़ते भी नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वो छोड़े तो वो पूंजीपति व्यवस्था नहीं है, वो शोषण करने वाले भी नहीं है। इसीलिए वो लोग लड़ाई कर रहे। वो अभी फिलहाल ये लड़ाई में तात्काल के रूप में देखे तो पूंजीपति व्यवस्था का अपहरण है, उनका अपहरण है, वो कम्युनिस्ट व्यवस्था का नहीं है। कम्युनिस्ट व्यवस्था का, कम्युनिस्ट ये पार्टी का एक समय अपहरण में आ गया, आगे इतिहास में आया ना। एक रूसी चीनी नहीं है, दुनिया भर में बहुत देशों में क्रांतिकारी, कम्युनिस्ट क्रांतिकारी रेवोल्यूशन सक्सेस हुआ। ये 12-15 देशों में भी सक्सेस हुआ, हर देश में भी बहुत लड़ाई थे। भारत देश में भी देखो, भारत देश में 1950s में कैसा है परिस्थिति, हर राज्य में कम्युनिस्ट हो गए। इधर आंध्र में भी इलेक्शन में देखे तो भी कांग्रेस पार्टी के बाद में तो कम्युनिस्ट पार्टी का ये लोग का सीट भी ज्यादा है। सेंट्रल वो लोकसभा में ज्यादा सीट थे, देश में भी पार्टी थे, मगर वो परिस्थिति अभी कमजोर हो गया, जरूर कमजोर हो गया, वो सही है। ये कमजोर के कारण एक तरह से तो दुश्मन मतलब पूंजीपति व्यवस्था, अभी इंपीरियलिस्ट साम्राज्य व्यवस्था बोल रहे हैं। ये साम्राज्य व्यवस्था भी देखने में तो ज्यादा बीकर दिख रहे, बड़ा दिख रहे, ज्यादा एक ऐसा दिख रहे, एक राक्षस जैसा दिख रहे, मगर एक तात्कालिक रूप में जो है अभी चाइना रूस चले गया, रूस चाइना चलेगा अभी नहीं है। रूस से तो 1950 के बाद कम्युनिस्ट शहीद होने के बाद चले गया। जो कम्युनिस्ट नाम से जो है वो लोग कम्युनिस्ट नहीं है। चाइना में माओ शहीद होने के बाद जो आया डेंग, वो डेंग भी कम्युनिस्ट नहीं है असली में। अभी जो चाइना में जो है कम्युनिस्ट पार्टी, वो कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। अभी दुनिया में किधर भी सही रूप में कम्युनिस्ट पार्टी किधर भी नहीं है, किधर भी
ये अधिकार में नहीं है। ये जो हमारे माओवादी हैं ये भी कम्युनिस्ट नहीं है। मैं नहीं बोलते, वो लोग वे तो अभी भी रेवोल्यूशन ही बोलते हैं भाई, वो लोग रेवोल्यूशन ही मैं मानते हैं। अच्छा, वो लोगों का लाइन गलत है बोल रहे भाई, वो लोग तो त्याग कर रहे हैं, हाँ। निस्वार्थ से काम कर रहे हैं, इसलिए वो लोग भी हम रिलीज कैसे बोल सकते हैं, वो नहीं है, वो त्याग कर रहे हैं, मगर लाइन गलत है अभी। अच्छा। अभी परिस्थिति के अनुसार वो लोग बदली होना बोल करके मेरा है। अच्छा, परिस्थिति के अनुसार अब माओवादियों को हाँ। अपनी पार्टी में या अपनी विचारधारा में हाँ, या अपनी कार्यप्रणाली में, विचारधारा में, कार्यप्रणाली में बदलाव लाना चाहिए। बदलाव लाना जरूर लाना है, वो जरूर लाए तो पार्टी फिर भी जनता में वही लोग का वो लोग को स्थान रहेगा, आगे बढ़ेगा, जरूर जीतेगा। वो बदल नहीं हो तो मेरा अंदाजा में दिक्कत है, मुश्किल है, इजी नहीं है। जनता नहीं तो कुछ नहीं होगा ना। जनता बोला तो वो लोग उधर से काम करना, मतलब उधर से उतना आसान से भी इधर इकट्ठा करना नहीं होता। ये तो अभी जनता, अभी तो दुश्मन है तो तुम किधर भी काम करो, माओवादी नाम से काम किए तो, नहीं तो कुछ अलग संगठन से भी नाम किए तो, ये संगठन माओवाद के संबंध रहे तो संबंध ये बोल करके वो लोग का आए तो वो लोग कुचल देते हैं, अरेस्ट कर देते हैं, एनकाउंटर कर देते हैं, वो जरूर है ना। इसीलिए ये बदली करना, टैक्टिक्स बदली करना है। वो बदली करने में माओवादी पार्टी किए तो अच्छा है, नहीं किए तो दिक्कत आएगा। बिल्कुल। तो जमपन्ना जी का एक तरीके से सलाह मान लें माओवाद संगठन को कि भैया तुम अपनी रणनीति में तब्दीलियां लाओ, नहीं तो फिर मुसीबतें झेलने के लिए तैयार रहो। एक सलाह इनडायरेक्टली आप दे रहे हैं माओवाद संगठन को। नहीं, बोलो सलाह बोलो तो मैं पहले से भी बताया, अभी भी मैं जो बोल रहे, मैं वो पार्टी के खिलाफ नहीं है। वो लोग बोलते हैं खिलाफ बोल करके वो लोग सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं माओवादी को खिलाफ रहने का मेरे को क्या जरूरत है, मेरा दुश्मन है क्या वो? लड़ाई करने वाला दुनिया में कोई वो माय फ्रेंड्स जैसा मानते हैं, माय फ्रेंड जैसा मानते हैं, दुश्मन जैसा बिल्कुल नहीं मानते। इस व्यवस्था से दुश्मन मेरा दुश्मन सिर्फ पूंजीपति व्यवस्था है, सिर्फ पूंजीपति व्यवस्था, सिर्फ पूंजीपति व्यवस्था सरकार है और कुछ नहीं है। सब लोग जो कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, बाकी में बाहर में जो अलग अलग वो लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं, अलग अलग संगठन है, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ भी करते कुछ लोग, फिर भी जनता के लिए काम करने वाले हैं, फिर भी माय फ्रेंड्स जैसा मानते हैं। वो लोग हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा फ्रेंड्स है। हम मिल करके हर समस्या में दुश्मन कौन है वे समझने, दुश्मन के खिलाफ लड़ना है। दुश्मन देखे तो किधर भी देखो पूंजीपति व्यवस्था है, हर विषय, हर समस्या, आदिवासी समस्या में देखो, किसान समस्या में देखो, मजदूर समस्या में देखो, छात्र समस्या में देखो, अभी जो लोग उद्योगी वो लोग है, ये विषय पर देखो। नहीं तो छोटा छोटा अभी ये क्या व्यापार लोग है, छोटा छोटा व्यापार, बड़े व्यापार नहीं है, ये लोग की समस्या में देखो। ये लोग के इसके खिलाफ ये समस्या हल करना बोले तो किसके खिलाफ लड़ना है? पूंजीपति व्यवस्था। आदिवासी समस्या का मतलब वो लोग का जंगल कौन काट रहे, वो लोग का कल्चर कौन खराब कर रहे, पुलिस से तो वो नौकर करने वाले गवर्नमेंट जो भेज आ रहे हैं, मगर असली में पूंजीपति व्यवस्था है। छत्तीसगढ़ में पूरा कौन लेके जा रहे हैं? वन संपदा कौन लेके जा रहे हैं? संपदा ये बड़े लोग हैं ना। बिल्कुल सही। हर विषय देखे तो पूंजीपति है, हर विषय, हर वर्ग के खिलाफ, हर समस्या में पूंजीपति है। इसीलिए हमारा दुश्मन पूंजीपति, हमारा दुश्मन मेरा नहीं है, मेरा ही नहीं है, जनता के हो, सबके हो, सबके लिए दुश्मन पूंजीपति व्यवस्था। अभी जो यूक्रेन में रशिया जो लड़ाई वो युद्ध कर रहे हैं, वो समस्या में भी क्या है? ये समस्या पूंजीपति की समस्या है, जनता का समस्या नहीं है। रशिया जनता का नहीं है, यूक्रेन जनता का नहीं है। वो लोग को लड़ाई करने का, युद्ध करने का वो लोग क्या जरूरत है? ये रशिया सरकार को जरूरी है, ये अमेरिका सरकार को जरूरी है, ये जर्मनी सरकार को जरूरी है, नहीं तो यूक्रेन बोलो तो वो सरकार जो उनका नाम क्या है, जेलेंस्की कुछ है, वो जेलेंस्की भी अमेरिका कुत्ता है। वो ये एक कुत्ता अमेरिका मदद रह करके नाटो उधर बिठाने के लिए उनका कोशिश है, उनका कोशिश रशिया के समस्या होते, इसीलिए वो लड़ाई, वो युद्ध हो रहे हैं। ये युद्ध बंद होना मतलब ये लोग अमेरिका, रशिया, चाइना, ये बड़े बड़े साम्राज्यवाद लोग हैं, ये लोग तय करना है। युद्ध करने वाला वही लोग हैं। अभी जो युद्ध बंद होते
युद्ध बंद होना जरूरी है, बंद होते हैं मेरा अंदाजा में। युद्ध नहीं बंद हुआ तो ये थर्ड वर्ल्ड वार आते क्या? अगर थर्ड वर्ल्ड वार आया तो कौन मरते हैं बोले तो जनता है तो नुकसान होते हैं, मगर ज्यादा नुकसान कौन होता बोले तो ये पूरा ये साम्राज्य व्यवस्था खत्म हो जाते हैं। खत्म होने का संभावना ज्यादा है, वो लोग जानते हैं। अगर थर्ड वर्ल्ड वार आया तो नुकसान होने वाला वही लोग है, इसलिए वो नहीं करते, डरा करके वो लोग कर रहे हैं, मगर मेरा दृष्टि में नहीं होते। अच्छा जमपन्ना जी, ये तो अंतर्राष्ट्रीय मसला हो गया, ये तो अंतर्राष्ट्रीय मसले हो गए। चलिए मैं जमपन्ना जी ने कुछ देर पहले माओवादियों को ये सलाह दिया कि भाई आप अपनी रणनीति में तब्दीलियां लाइए, नहीं तो आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब सरकार को ये सलाह दे सकते हैं आप, दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से कि कैसे इस खून खराबे से मुक्ति मिलेगा, स्पेशली बस्तर को। मैं सरकार के लिए तो सलाह मैं बार दिया, मैं कुछ इंटरव्यू में दिया, नहीं तो जो उधर बस्तर में जो इंसिडेंट हुआ पिछले साल में पुलिस मर गया, वो समय में भी मैं एक डिबेट में, टीवी डिबेट में मैं गया, उस समय में भी मैं बताया ये कैसा है क्या बोला, तो भी मैं बताया। अब ये तो ये सिचुएशन जो मर रहे, अभी माओवादी का लोग भी ये किसान से, मजदूर से, साधारण लोग से आया, साधारण एक बोले तो साधारण लोग है, फिर पुलिस में भी ये साधारण लोग है, ये लोग तो नौकरी के लिए गया। ये तो ये युद्ध, ये तो पीपुल्स माओवाइस्ट पार्टी एक युद्ध चला रहे हैं, मगर सरकार भी युद्ध चलाने में भी तो ज्यादा से ज्यादा ये जनता को अरेस्ट करना हो, नहीं तो मारना हो, जनता ने तो माओवाइस्ट पार्टी मारना हो। ये तो माओवाइस्ट पार्टी बोल रहे हैं जो वार्ता करेंगे बोल करके जो बोल रहे हैं, वहां से भी युद्ध नहीं रहना, वार्ता करना है, चर्चा करके भी कुछ समस्या हल करना बोल करके जनता में डिमांड आ रहा है। ये विषय देखते हुए माओवाइस्ट पार्टी भी केंद्र कमेटी से भी बार वो लोग बताया हम वार्ता के लिए हम तैयार है, मगर वार्ता करना बोले तो ये कैंप निकालना, नहीं तो एनकाउंटर बंद करना, ये बंद करके सही अच्छा वातावरण रखे तो हम वार्ता करेंगे बोल करके वो लोग बोल रहे, बार बोल रहे। छत्तीसगढ़ में भी उधर स्टेटमेंट दिया, आंध्र में दिया, अर्थ पेपर में भी दिया, मगर सरकार से जो स्टेटमेंट देना कुछ भी नहीं है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट से नहीं आया, कुछ स्टेट गवर्नमेंट से भी नहीं आया, ये तो जरूर होना है ना, ये तो जनता भी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सरकार पहले इनिशिएशन ले रहा है, माओवाइस्ट पार्टी इनिशिएशन ले करके भी बताया, फिर अभी देखे तो इस कुछ 6-8 महीने से भी वो लोग कुछ भी नहीं दे रहे इस विषय पर, तो वो लोग बार देख करके छोड़ दिया वो लोग। मगर सरकार इनिशिएशन करना, ये तो अभी युद्ध हो रहे, नुकसान हो रहे, जनता नुकसान हो रहे, नहीं तो साधारण लोग पुलिस वो माओवादी वो ये नुकसान हो रहे, इसीलिए ये लोग एकमात्र विकल्प है, वार्ता ही एकमात्र विकल्प है। वार्ता विकल्प बोले तो सरकार सोचना है, सरकार सोचे तो वार्ता होते, ये वार्ता के अनुसार कुछ न कुछ उसमें से कुछ निकलते, वो सही रहे तो माओवादी क्या सोचेगा अलग है, उन लोगों का लाइन अलग है, लाइन है तो अलग है माओवाइस्ट पार्टी का, वो लाइन बदली करते नहीं बोल सकते, मगर एक तो एक समस्या हल करने के लिए कुछ न कुछ ये तो होते हैं, इसीलिए हथियारों के दम पे खत्म हो सकता है क्या? मैं नहीं बोल सकता, वो सरकार के हिसाब से रहेगा, सरकारी टीकी नहीं है ना, सरकार कम से कम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे, एक कदम आगे नहीं बढ़े तो फिर कैसा विश्वास रखते? विश्वास रखना मतलब है तो पहली सरकार से एक कदम आगे आना, वार्ता के लिए तैयार रहना, बोलना, कुछ वातावरण रखना, चर्चा करे तो माओवादी क्या करते बाद में, तुम ठीक रहे तो सरकार ठीक रहे तो माओवादी भी क्यों वो लोग मार देते, किसको मार देते, वो बंद करते ना। माओवादी का इतिहास देखा तो कभी भी वार्ता में वो 94 में हो, 2000 में 4-5 में जो हुआ, 90 में जो हुआ, चर्चा में टेबल के पास नहीं आया 2004 जोड़ करके, मगर कभी भी वार्ता में हम आएंगे बोले तो वो लोग तो सीज फायर वो करते, सीज फायर करने के बाद कभी भी वो लोग नहीं किया,
वो उल्लंघन नहीं करेगा, वो लोग आंध्र प्रदेश में वो हुआ है। उल्लंघन वो नहीं करते, नहीं किया भी, नहीं करते भी वो लोग। फिर सरकार तो ठीक रहे तो सरकार भी उन लोगों को सही में रहे तो ऐसे कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करने के बाद तो माओ लोग बंदूक पकड़ करके क्या करते हैं, वो लोग तो फायरिंग नहीं करते, बंदूक पकड़ करके कितना साल रहते वो लोग, वो नहीं रहे ना। वातावरण ठीक रहे तो वो लोग सोचेगा, मगर वातावरण ठीक नहीं रहे तो फिर क्या कैसा आएगा। अभी वो लोग बंदूक छोड़ करके आओ बोला तो भाई वही समय बताए भाई, वो लोग लाइन बदल किए तो अलग है, मगर वो लाइन के ऊपर वो लोग खड़े रहे तो ये परिस्थिति में भी तो बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। बंदूक उधर रख करके आओ बोले तो क्यों आते वो लोग नहीं आएगा। इसीलिए सरकार सोच रहा है। बिल्कुल। तो ये जम्पन्ना जी थे, काफी लंबी वार्ता हुई, बड़े कैनवास पे बात हुई, बड़े कैनवास पे चर्चा हुई, राष्ट्रीय मुद्दों पे बात हुई, कुछ जो बीता हुआ कल था जम्पन्ना जी का उस पे चर्चा हुई, और अपने अनुभवों के आधार पर ये लगातार मार्क्सवाद, लेनिनवाद या इनकी विचारधारा पे ज़्यादा जोर देते रहे। पूंजीवाद व्यवस्था के खिलाफ ये आज भी खड़े हैं, मतलब साफ है कि माओवादियों की विचारधारा से ये ताल्लुकात रखते हैं। हालांकि बदलते हुए परिस्थितियों को देखते हुए इन्होंने सेंट्रल कमेटी मेंबर्स या अपने साथियों को जिस तरीके से अपनी रणनीति बदलने की कुछ सलाह जो दी थी, इसी बात को लेकर इनका जो है माओवाद संगठन के साथ विवाद जैसी स्थिति निर्मित हुई और संगठन छोड़कर आ गए। हालांकि काफ़ी लंबी वार्ता थी। माओवाद के जो बड़े पैमाने पे माओवादियों के मतलब एक तरीके से ये कहा जाए कि बड़े कैनवास पे चर्चा हुई है। अगर आपको लगता है कि ऐसी चर्चाएं भी होनी चाहिए, ऐसे विषयों पे, इतने गंभीर मसले पे ऐसे बड़े लीडर्स के साथ चर्चाएं होनी चाहिए, तो आप हमारे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।